भौतिक शास्त्र के अंतर्गत अगला जो अध्याय प्रारंभ करना है वो है अध्याय 11। नाम है तरंग प्रकाश की, इंग्लिश में बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। इस अध्याय के अंतर्गत पहला प्रश्न जो पढ़ना है वो है हाइगन का तरंग सिद्धांत। प्रश्न है हाइगन का तरंग सिद्धांत समझाइए। हाइगन ने इस सिद्धांत को दिया था, इसलिए इसे हाइगन का तरंग सिद्धांत कहा जाता है। इसके पहले न्यूटन ने कणिका सिद्धांत भी दिया था। न्यूटन के कणिका सिद्धांत में बताया गया था कि प्रकाश कणों से मिलकर बना है और कणों के रूप में ही आगे बढ़ता है, लेकिन उस सिद्धांत को अमान्य कर दिया गया। तो उसके बाद फिर हाइगन ने ये सिद्धांत दिया था, इसीलिए इसको हाइगन का तरंग सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के पहले बिंदु में बताया गया है कि संपूर्ण अंतरिक्ष में ईथर नामक तरंग माध्यम व्याप्त है। पूरा जो अंतरिक्ष है उस अंतरिक्ष में ईथर नामक माध्यम उपस्थित है और ये माध्यम कैसा होता है, समांगी तथा द्रव्यमानहीन होता है। जो माध्यम है ये समांगी होता है और इसमें द्रव्यमान नहीं होता। इसकी जो प्रत्यास्थता है वो अधिक होती है और घनत्व बहुत ही कम होता है। तो ये सब चीज़ें किसके बारे में बताई गई हैं, ब्रह्मांड में जो एक माध्यम ईथर व्याप्त है उस ईथर के बारे में बताई गई हैं। दूसरे बिंदु में बताया गया है कि प्रकाश इस काल्पनिक माध्यम ईथर में तरंगों के रूप में गमन करता है। जो प्रकाश है वो इसी माध्यम में तरंग के रूप में गमन करता है। तो तरंग के रूप में गमन करता है मतलब प्रकाश तरंगों से मिलकर बना है, इसीलिए इस सिद्धांत को तरंग सिद्धांत कहा जाता है। तीसरे पॉइंट में बताया गया कि इन तरंगों का जो वेग है वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड किसका वेग होता है, प्रकाश का वेग होता है ना। तो वही यहाँ पर बता दिया गया कि इन तरंगों का जो वेग है वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। और ये कैसा है, नियत है। अत्यधिक तो है लेकिन कैसा है, ये निश्चित है। आप चाहें तो 3 नंबर के बिंदु में लिख सकते हैं कि इन तरंगों का वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ऐसा लिख सकते हैं। चौथे पॉइंट में बताया गया कि जो ये प्रकाश तरंगें हैं ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। चूँकि 2 प्रकार की तरंगें होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें और अनुप्रस्थ तरंगें। कक्षा 11वीं में पढ़ चुके हैं। तो इन तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग बताया गया। ध्रुवण की व्याख्या करने के लिए फ्रेनेल नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने आगे चलकर इसे अनुप्रस्थ तरंग बताया। क्योंकि ध्रुवण की व्याख्या नहीं हो पा रही थी तो इसको जब अनुदैर्ध्य तरंग बताया गया तो फिर ध्रुवण की व्याख्या ना होने के कारण इसको बाद में अनुप्रस्थ तरंग बता दिया गया। मतलब प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, ऐसा कह सकते हैं। अगला जो बिंदु है उसमें बताया गया कि विभिन्न रंगों का जो आभास है उन रंगों की भिन्न भिन्न आवृत्ति या भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य के कारण होता है। अलग अलग रंग दिखाई देते हैं ना सूर्य के प्रकाश में, तो वो अलग अलग रंग किसके कारण दिखाई देते हैं, अलग अलग आवृत्ति के कारण दिखाई देते हैं। तो ये तरंग सिद्धांत के ये 5 बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। मुख्य इसका जो बिंदु है वो यही है कि प्रकाश तरंगों के रूप में आगे चलता है। तरंगों का वेग प्रकाश के वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है और ये जो तरंगें हैं ये काल्पनिक माध्यम ईथर में चलती हैं। इस अध्याय के अंतर्गत दूसरा प्रश्न जो हम लोगों को पढ़ना है वो है तरंगाग्र किसे कहते हैं और इसके प्रकार समझाइए। तरंगाग्र की परिभाषा पढ़ना है और कितने प्रकार का होता है ये यहाँ पर बताना है। सबसे पहले देखते हैं तरंगाग्र की परिभाषा। परिभाषा यहाँ पर दिखाई दे रही है। यदि किसी माध्यम में तरंग संचरित हो रही हो तो किसी क्षण समान कला में स्थित कणों के बिंदु पथ को तरंगाग्र
कहते हैं। मान लेते हैं कि कोई माध्यम है और उस माध्यम में तरंग संचरित हो रही है। संचरित हो रही माने चल रही है। तो तरंग के चलने पर उस माध्यम के जो कण होंगे वो समान कला में यदि कंपन कर रहे हैं तो समान कला में कंपन करते हुए कणों के बिंदु पथ को ही तरंगाग्र कहा जाता है। तरंगाग्र का आकार कैसा होगा ये किस पर निर्भर करता है? प्रकाश स्रोत अर्थात विक्षोभ के स्रोत पर निर्भर करता है। ध्यान देना यहाँ पर तरंगाग्र का आकार किस प्रकाश स्रोत से प्रकाश आ रहा है उस पर निर्भर करता है। तो ये है तरंगाग्र की परिभाषा। तरंगाग्र क्या है? किसी माध्यम में जब तरंग संचरित होती है तो उस माध्यम के कण समान कला में कंपन करने लगते हैं और समान कला में कंपन करते हुए कणों के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहा जाता है। तरंगाग्र के प्रकार। तरंगाग्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो इसका प्रकार है वो है गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र क्या है? जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो, बिंदु के समान हो प्रकाश स्रोत, तो किसी क्षण पर उस प्रकाश स्रोत से सीमित दूरी पर समान कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदुपथ एक गोले के रूप में होता है। जैसे कि चित्र में यहाँ पर दिख रहा है, देखो चित्र में ये बिंदुवत प्रकाश स्रोत बना है। यहाँ पर ये बिंदु के रूप में प्रकाश स्रोत बना है। तो इस बिंदुवत प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश निकलेगा तो तरंगें चलेंगी, मतलब कंपन होगा। इस माध्यम में वो तरंगें चलेंगी, उस माध्यम के कणों में कंपन होगा और कंपन होने के परिणाम स्वरूप इस प्रकार से गोले के रूप में तरंगाग्र बनेगा। ये ऐसे गोले के रूप में तरंगाग्र वहाँ पर बनेगा या गोले के रूप में बिंदुपथ बनेगा। तो इस प्रकार के तरंगाग्र को गोलीय तरंगाग्र कहा जाता है। अगला जो इसका प्रकार है वो है बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र क्या है? जब प्रकाश स्रोत स्लिट के रूप में हो, स्लिट के रूप में हो या कह सकते हैं सरल रेखा के रूप में हो। प्रकाश स्रोत स्लिट के रूप में, स्लिट का मतलब समझ रहे हो? स्लिट का मतलब जैसे ब्लेड होती है, तो जो ब्लेड है, ब्लेड इस प्रकार से रहती है, ऐसे ऐसे चौकोर रहती है और बीच में ये वाला जो हिस्सा है इतना कटा रहता है। तो ये कटा रहता है तो ये क्या है? इतने हिस्से से यदि देख प्रकाश की तरफ इसको रखें तो इतने हिस्से से केवल प्रकाश हमारी तरफ आएगा। तो ये वाला जो हिस्सा है ये स्लिट है। जितने हिस्से से प्रकाश निकल रहा है वो क्या है? स्लिट है। तो स्लिट के रूप में या सरल रेखा के रूप में यदि प्रकाश स्रोत है तो उससे सीमित दूरी पर जो तरंगाग्र बनता है उसे बेलनाकार तरंगाग्र कहा जाता है। और इसका कारण क्या है कि यह बेलन के अक्ष के समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। बेलनाकार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेलन के अक्ष से समान दूरी पर जो बिंदु होते हैं उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है, इसलिए इसको बेलनाकार तरंगाग्र कहा जाता है और दिखाई भी ये बेलनाकार ही देता है। चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं, देखो नीचे चित्र बना हुआ है। ये इस प्रकार से रेखावत एक प्रकाश स्रोत है। रेखावत मतलब जैसे ट्यूबलाइट होती थी पहले, ट्यूबलाइट क्या है? रेखावत ही है ना। तो रेखावत प्रकाश स्रोत है और इससे ये ऐसे देखो ये प्रकाश निकल रहा है, तो इससे ये बेलन के जैसा, ये यहाँ पर देख सकते हैं बेलन के जैसा तरंगाग्र यहाँ पर बन रहा है। तो ये बेलन के जैसा जब तरंगाग्र बनता है तो इसे बेलनाकार तरंगाग्र कहा जाता है। तीसरा जो प्रकार है वो है समतल तरंगाग्र। यहाँ पर आपको हेडिंग डाल लेना है समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र क्या है? प्रकाश स्रोत चाहे बिंदुवत हो और चाहे सरल रेखावत हो, चाहे बिंदु के समान प्रकाश स्रोत हो चाहे रेखा के समान प्रकाश स्रोत हो, उससे असीमित दूरी पर जो तरंगाग्र बनता है उस तरंगाग्र को समतल तरंगाग्र कहा जाता है। अभी तक ध्यान देना, अभी तक सभी सीमित दूरी पर बन रहे थे। इसके पहले जो 2 तरंगाग्र पढ़े हैं उन दोनों में सीमित दूरी पर तरंगाग्र बनता था, लेकिन इसमें क्या है? असीमित दूरी पर तरंगाग्र बन रहा है।
प्रकाश स्रोत चाहे बिंदु के समान हो चाहे रेखा के समान हो, जो असीमित दूरी पर जो तरंगाग्र बनेगा उस तरंगाग्र को क्या कहा जाएगा? समतल तरंगाग्र कहा जाएगा। नीचे चित्र बन रहा है, देखो चित्र में ये इस प्रकार से किरणें निकल रही हैं, देखो किरणें निकल रही हैं और यहाँ पर ये इस प्रकार से समतल के रूप में तरंगाग्र बन रहा है। समतल के रूप में तरंगाग्र बन रहा है मतलब माध्यम के कण इस प्रकार से समतल के रूप में कंपन कर रहे हैं। तो ये 3 प्रकार के तरंगाग्र होते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वो है हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझाइए। हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, इसके पहले जो सिद्धांत पढ़ा था वो था हाइगन का तरंग सिद्धांत। ये है हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का जो सिद्धांत है वो इस बात को स्पष्ट करता है कि तरंगाग्र माध्यम में आगे किस प्रकार संचरित होता है। पहला जो सिद्धांत था, पहले सिद्धांत में केवल ये बताया गया था कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, किस माध्यम में वो चलता है ये बताया गया था, उसका वेग कितना होता है ये बताया गया था। लेकिन प्रकाश आगे कैसे बढ़ता है इसके बारे में पहले सिद्धांत में नहीं बताया गया था। तो इस सिद्धांत में प्रकाश आगे कैसे बढ़ता है ये बताया गया है। चूँकि प्रकाश के चलने पर तरंगाग्र बनता है तो वो तरंगाग्र आगे कैसे बढ़ेगा, इसी बात को इस सिद्धांत में बताया गया है। तो इस सिद्धांत का पहला जो बिंदु है वो है किसी तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है। जो तरंगाग्र होगा, चाहे वो समतल तरंगाग्र हो, चाहे बेलनाकार तरंगाग्र हो, चाहे गोलीय तरंगाग्र हो, उस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत की भांति कार्य करता है। तरंग स्रोत की भांति कार्य करता है मतलब उससे हमेशा क्या होती हैं, नई तरंगें उत्पन्न होती हैं और वो जो नई तरंगें उन बिंदुओं से उत्पन्न होती हैं उन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है। उन तरंगों से जो नई तरंगें उन बिंदुओं से जो नई तरंगें उत्पन्न हो रही हैं उन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है। इसीलिए इस सिद्धांत को द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा जो इसका बिंदु है वो है कि यदि माध्यम समांगी है तो द्वितीयक तरंगिकाएं मूल तरंग की चाल से ही आगे बढ़ती हैं। यदि माध्यम एक समान है, समांगी है, तो जो द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न हो रही हैं वो जिस तरंग से उत्पन्न हुई हैं उस तरंग की चाल से ही चलती हैं। जिस तरंग से उत्पन्न हो रही है वो मूल तरंग है, तो मूल तरंग की चाल से ही वो तरंगें द्वितीयक तरंगिकाएं चलती हैं। तीसरा जो बिंदु है इसका वो है किसी भी क्षण इन तरंगिकाओं पर बाहर की ओर खींची गई रेखा या बाहर की ओर खींचा गया तल उस क्षण नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो ये 3 बिंदु इस सिद्धांत के अंतर्गत बताए गए हैं। अब यहाँ पर बताते हैं कि इन तरंगे जो प्रकाश है वो आगे बढ़ता कैसे है। प्रकाश आगे बढ़ता कैसे है वही बताया गया ना इन 3 बिंदुओं में। तो यहाँ पर देखो चित्र के माध्यम से बताते हैं। मान लेते हैं कि ये इस प्रकार से गोलीय तरंगाग्र यहाँ पर बना है। तो गोलीय तरंगाग्र पहले पॉइंट में क्या बताया है कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत की भांति कार्य करता है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये बिंदु है ये, तो ये बिंदु क्या करेगा, तरंग स्रोत की भांति कार्य करेगा और इससे भी ऐसे तरंगिकाएं निकलेंगी, तरंगें निकलेंगी। तो ये जो तरंगें निकलेंगी इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। पहले पॉइंट में ही बताया गया है। दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि ये जो तरंग निकली है द्वितीयक तरंग, इस तरंग का वेग भी मूल तरंग के वेग के बराबर होगा यदि माध्यम समांगी है।
और तीसरे बिंदु में क्या बताया गया है कि ये जो स्पर्श रेखा खींची है, ये इस प्रकार से ये जो तरंग गई है स्पर्श रेखा ही है ना ये, तो ये स्पर्श रेखा किसको प्रदर्शित करती है? उस बिंदु पर नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करती है। तो ये 3 बिंदु इसमें बताए गए हैं। तो ये इस प्रकार से देखो, तरंग यहाँ से बढ़ के यहाँ तक आ गई ना, देखो इस बिंदु तक। अब ये बिंदु फिर से तरंग स्रोत की भांति कार्य करेगा, इससे फिर तरंगें निकलेंगी और फिर तरंगें आगे जाएंगी। तो इस प्रकार से तरंगें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं, मतलब प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है।